फाइनली रीनीट 2026 का पेपर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी मिक्स्ड रिव्यू आया है स्टूडेंट का पेपर को लेकर के। पेपर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा है, कुछ को मॉडरेट टू टफ लगा है और कुछ को तो काफ़ी ज़्यादा टफ लगा है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करते हैं, सबसे पहले बायो की बात कर लेते हैं। बायो नो डाउट काफ़ी आसान आई है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही आसान आई है बायो। अगर 2020 को छोड़ देते हैं पिछले कुछ सालों में, तो 2020 के बाद जो सबसे आसान पेपर बायो का आया है वो इसी साल आया है। हालांकि कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी है इसमें, कुछ असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी किसी ने बायो को अगर 2-3 मरतबा थॉरली एनसीईआरटी पढ़ाओ तो वो आसानी से कर लेगा। 330-340 बायोलॉजी करना इस बार काफ़ी आसान था। अगर किसी ने एग्जाम में पैनिक ना किया हो या बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक ना किया हो तो बायो में बहुत आसानी से 330-340 स्कोर किया जा सकता था। हालांकि जो अच्छे स्टूडेंट है, जो टॉपर है, वो तो नो डाउट बहुत आसानी से 360-350 ईजिली कर रहे होंगे। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, 330-340 बायोलॉजी में ईजिली डुएबल था। लेकिन इसके बरक्स केमिस्ट्री की बात कर लें या फिजिक्स की बात कर लें तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल पूछी गई है। केमिस्ट्री, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब से नीट, बल्कि AIPMT भी जब से हो रहा है, ये आई थिंक 1988 या 1998 से होता आ रहा है AIPMT, तब से लेकर के अभी तक के अगर सारे पेपर के एनालिसिस करें तो जो ओवरऑल केमिस्ट्री इतना मुश्किल कभी नहीं आया। कभी ऐसा होता था कि इनऑर्गेनिक मुश्किल आ गया तो ऑर्गेनिक आसान कर देते थे, ऑर्गेनिक आसान कर दिया, कभी फिजिकल मुश्किल कर दिया, लेकिन क्यूमुलेटिव ओवरऑल पेपर का जो केमिस्ट्री का लेवल था वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का था। इनऑर्गेनिक के ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसान थे, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही टफर साइड में थे। फिजिकल केमिस्ट्री तो 100% टफ थी एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चंस के, बाकी बहुत अच्छे लेवल के कैलकुलेशन थे, हर क्वेश्चन में सोचना था, उसका अप्रोच लगाना था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या ट्रेंड रहता है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने हैं। 15 क्वेश्चन में से अगर आपने सिर्फ GOC कर लिया बहुत अच्छे से, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस वगैरह है, उसने आपने थोड़ा सा उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, एरोमेटिसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट सीख लिया और नेम रिएक्शंस आपने सबको याद कर लिया, तो 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली करते थे। जो बाकी के 3 से 5 क्वेश्चन बचते थे उसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आना ज़रूरी है, थोड़ा सा मैकेनिज्म आना ज़रूरी है। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप सिर्फ GOC आपको पता हो या फिर आपने जो है सिर्फ नेम रिएक्शन याद कर लिया तो आप पेपर सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर था, उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म का पता होना ज़रूरी था और सिर्फ 1 लाइन में ऐसा पढ़ के और टिक करने जैसा पेपर ऑर्गेनिक का नहीं था, ठीक ठाक लेवल का ऑर्गेनिक बना था। सो ओवरऑल केमिस्ट्री तो बहुत ही मुश्किल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 2025 के कंपैरेबल था या कुछ लोग उससे कम की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि कहीं भी किसी भी लेवल पे केमिस्ट्री 2026 रीनीट की 2025 से अपर साइड ही रही है। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर जो है ये भी काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का बना है। हाँ, ये कह सकते हैं इसको कि 2025 के कंपैरेबल है या स्लाइटली लोअर टफनेस का लेवल दे सकते हैं 2025 से, लेकिन बहुत आसान तो फिजिक्स भी नहीं थी। इसमें भी असल में हाँ एक चीज़ और है, इसमें कुछ लोगों को फिजिक्स इसलिए भी आसान लग रही है कि वो 2025 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि वहाँ का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं 2026 में नहीं है, जो भी पेपर है इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, प्लस यहाँ पे आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा भी दिया गया है। लेकिन एक बात और समझने की है कि जो 2025 में नीट का पेपर था वो भले बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे थे, लगभग 45 में से आप ये मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक ट्रेंडी पेपर होता है, जो एक सेट होता है पेपर बनाने का, उसी ट्रेंड पे आया है। अगर आप किसी ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी किया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे सवाल आए थे। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ा जो उसमें अप्रोच था वो मल्टी कॉन्सेप्ट लग लग के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। लेकिन 2025 की बात, 2026 के रीनीट की बात करें तो यहाँ इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन भले नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रेंडी पेपर नहीं है। जैसे जिस ट्रेंड से पेपर अभी तक आता गया है या जिस ट्रेंड के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस इसमें गिवन नहीं थे। हर क्वेश्चन में आपको सोचना था, एक नया क्वेश्चन था। नए क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि भले वो आसान हो लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, और एग्जाम हॉल में वहाँ पे बैठ के नए क्वेश्चन को सोचना, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना वो बहुत आसान नहीं होता है। और जैसे ग्राफ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और ग्राफ बहुत सिंपल नहीं, जो नॉर्मली नीट का ट्रेंड है वो ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है, देखा था, ऐसा नहीं था, बहुत सारे नए ग्राफ थे। उसको वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के, हो सकता है आप यहाँ बैठ करके उसे 50 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट में सॉल्व कर ले, लेकिन एक प्रेशर होती है वहाँ पे, उस प्रेशर वाले माहौल में उस चीज़ों को सॉल्व करना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। सो अगर आप ओवरऑल इसको कंपेयर करें, सो जो
2026 का इससे पहले पेपर हुआ था उसके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। 2025 के लगभग उसी स्टैंडर्ड का पेपर था। सो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ मेरे ख्याल से 2025 के आसपास ही जानी चाहिए। एक फैक्टर है जो इस कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, डैट इज़ बायोलॉजी का लेवल। वो बायोलॉजी चूँकि 2025 की ठीक ठाक लेवल की रही है और इस बार बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है, यही वजह है कि थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जा सकता है, 10, 15, 20 मार्क्स का कुछ मार्जिन हो सकता है। सो लगभग ऑल इंडिया कोटा से अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2025 में ये 525 के अप्रॉक्स में लास्ट क्लोज हो गया था। मैं तो जैसे लास्ट ईयर तक तो मैंने भी काउंसलिंग कराई थी, तो EWS कैटेगरी में बिहार में 519 और आई थिंक ऑल इंडिया में 521 के करीब कट ऑफ गई थी। तो एक रफ बात करें, अगर अभी हम अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग स्टेट की बात नहीं करते, ऑल इंडिया कोटा में रफली जनरल की 525 थी, OBC EWS के 2-3 नंबर कम कर लीजिए, और इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अलग अलग कट ऑफ थी। उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसमें मजीद डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से जो भी कट ऑफ रही है 2025 की, वहाँ से अगर 20 नंबर 25 नंबर इवन के 15 नंबर भी अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को ऐसे जोन में मान सकते हैं कि इंशाल्लाह आपको इस बार कोई ना कोई कॉलेज MBBS का एक गवर्नमेंट सीट में ज़रूर मिल सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों का भी बहुत ज़्यादा ओपिनियन आ रहा होगा, बहुत सारे टीचर हैं, मैं भी देख रहा था, हालांकि बहुत बड़े बड़े बहुत नामी टीचर्स हैं, वो कट ऑफ के बारे में ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सुन के बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है। अभी एक सचिन सर फिजिक्स करके हैं, हालांकि लाखों में उनके सब्सक्राइबर, आई थिंक मिलियन में है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, फिजिक्स के बहुत नामी टीचर हैं। वो एक कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना रहे थे, उसमें उन्होंने दिखा रहे थे कि नीट 2025 में 585 कट ऑफ गए हैं। हालांकि नीट 2025 की बात करें 585 में टॉप 2-3 हज़ार 4 हज़ार के करीब कुछ रैंक रही होगी। कट ऑफ जाती है लगभग, अगर आप जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा की भी बात करें तो भी 25,000 26,000 तक तो बहुत इजीली इनिशियल राउंड में ही मिल जाता है। लास्ट तक तो 27-28,000 तक भी जा करके इजीली एडमिशन हो जाता है। अच्छा, वो उन्होंने उसी चार्ट में फिर नीचे दिखा रहे हैं कि वो EWS वाले को 525 पे मिला है और जनरल वाले को दिखा रहे हैं वो 585 पे मिला है, 60 मार्क्स का डिफरेंस दिखा रहे हैं। हालांकि ये तो एक जिसने पहली एक बार भी काउंसलिंग कराई हो, जिसको थोड़ा बहुत भी काउंसलिंग से रिलेटेड आइडिया, उसको भी पता है कि जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी में मात्र 3 नंबर 4 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर का डिफरेंस आता है तो आता है। वैसे तो नॉर्मली आप देखेंगे तो 1-1 नंबर का ही डिफरेंस रहता है, कई बार सेम मार्क्स पे ही जाता है, थोड़ा रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। सो इस तरह की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो आप अभी पैनिक नहीं करें कि किसी का आपने कट ऑफ की कुछ एनालिसिस वीडियो देख ली, उसको मान लिया। उन्हीं की वीडियो में आप देखेंगे कि हालांकि उन्होंने रैंक का जो डिफरेंस दिया है ना मात्र 3,000 का दिया है और मार्क्स उन्होंने 60 मार्क्स जो है डिक्रीज कर दिया है। अभी एक इवन के ये PW की बात करें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक PW विद्यापीठ पे एक सर हैं, वो भी एनालिसिस लेकर आए हैं, वो भी गालिबन वहीं से कॉपी कर लिए हैं, पता नहीं क्या है। हाँ नहीं सॉरी, उन्होंने वहाँ से कॉपी तो नहीं किया है, हालांकि उन्होंने जो कट ऑफ लाया है ना उसमें लिखा है उन्होंने कि ऑल इंडिया कोटा 2025 में 525 मार्क्स कट ऑफ गया है, लेकिन वो उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे कि लास्ट में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह में कुछ सीट बच जाती है उसके बिना पे मिल गया है। बाकी अगर आप सेफ मार्क्स की बात करें जो 2025 में मिला है तो उन्होंने भी 585 बताया है। 60 मार्क्स में भाई कितने हज़ार रैंक का डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वो ऐसा नहीं होता है फर्स्ट राउंड में 530 535 में फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था, 535 कहाँ 585 कहाँ, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जिन्होंने काफ़ी दिन से काउंसलिंग करा रखे हैं, अगर आपको उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो एक अलग बात है। वैसे नॉर्मली रैंडम अब ट्रेंड है कि कोई भी आ रहे हैं कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं, नो डाउट हो सकता है वो बहुत अच्छे टीचर हों, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हों, बहुत ज़्यादा उनको अपने फील्ड में नॉलेज हो। जैसे कोई फिजिक्स के टीचर है, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हो नो डाउट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काउंसलिंग में भी जो आपको गाइडेंस दे रहे हो वो प्रॉपर तरीके से सही ही दे रहे हो। तो हालांकि इस वजह से आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे कट ऑफ की वीडियो लाते हैं जो अवेलेबल है कि 2025 में आप PDF उठाइए, देखिए कि कट ऑफ कहाँ गई है और ये कहाँ बता रहे हैं। जब वो लास्ट ईयर जो ऑलरेडी हो चुका है उसका ही आंकड़ा आपको सही नहीं पेश कर पा रहे हैं, तो इस बार वो कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे किसी ने कोई कट ऑफ 560 बता रहा होगा, कोई 570 बता रहा होगा, कोई 580 बता रहा होगा, कोई 540, कोई 520, तो बहुत बड़ा अभी वेरिएशन है, रेंज है। तो अभी बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक रैंक नहीं आ जाता है, जब तक आपको कुछ भी फाइनली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्यूरेट कट ऑफ क्या हो सकती है, सबका एक अपना अपना ओपिनियन है। सो बहुत ज़्यादा वीडियो देख करके टाइम ख़राब करने की अभी ज़रूरत नहीं है कि क्या कट ऑफ होगी नहीं होगी। रिज़ल्ट भी मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट होने का टाइम हो गया था और रीनीट होने की वजह से ऑलरेडी लेट हो गया है। सो जो नॉर्मली 1 महीना या 1 महीना 10 दिन रिज़ल्ट के
आने का टाइम लगता है नीट के पेपर से रिजल्ट के बीच का जो ड्यूरेशन है, तो उतना तो मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए। आई थिंक ये कुछ 12-15 दिन में तो दे देना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इस ड्यूरेशन में। तो उस हिसाब से आप देखें तो इस मंथ के एंड तक तो मुश्किल है, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो रिज़ल्ट मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो थोड़ा वेट कीजिए, रैंक आएगा, रैंक आने के बाद जो है आपको सही से आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो रैंक के बेसिस पे मिलता है, आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलता। 2024 में पेपर आसान था, 640 645 वाले को भी नहीं मिला था। 2025 में पेपर का लेवल मुश्किल आया था, 525 530 वाले जो है बहुत ईजिली एडमिशन पा गए थे। 100 नंबर, 115 नंबर, 120 नंबर से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा था। सो इस बार भी पेपर का लेवल थोड़ा हायर साइड रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये स्टैंडर्ड का रहा है, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। तो अगर 550 के आसपास, 540 के आसपास अगर किसी का मार्क्स है तो आप तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट बहुत सेफ, अभी कहना तो मुश्किल है लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका इंशाल्लाह इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ये मैं सिर्फ ऑल इंडिया कोटा या वैसे स्टेट की बात कर रहा हूँ जैसे बिहार है, यूपी है, जिसकी कट ऑफ कंपैरेबल टू ऑल इंडिया कोटा रहता है। बाकी जैसे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड में रहती है। तो फिर आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लें कि और ज़्यादा अगर आपके कम मार्क्स है तो भी एडमिशन हो सकता है। फिर कैटेगरी का भी हिसाब रहता है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, कोई EWS लगाया है, किसी के पास OBC है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, PWD है। PW को तो इवन 100 मार्क्स, 150 मार्क्स, बस क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्रॉस कीजिए और ज़्यादातर चांस होता है कि किसी न किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। PWD की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, SC PWD, OBC PWD, और भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस होता है। तो और अलग अलग राउंड की अलग अलग कट ऑफ होती है, फिर स्टेट की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सो थोड़ा सा काम रखिए अपने आप को, अभी रैंक आने दीजिए, रैंक आने के बाद फिर आपके मार्क्स पे आपको क्या कॉलेज मिल सकता है उसके बिना पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह से आगे जाना है। अभी कुछ लोग हो सकता है कि आगे ड्रॉप लेने का सोच रहा हो, तो अगर आपको ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, काउंसलिंग करानी है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ MBBS ही है, MBBS के अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं। हालांकि नो डाउट कि MBBS का अपना एक मकाम है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने ओवर रेट कर दिया है। तो ऐसा हमको लगता है, ये नीट वाले फेज़ में जब भी स्टूडेंट रहता है तो उसको लगता है कि MBBS के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग कोर्स कर रहे हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो BDS है, आयुष के कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग नर्सिंग में जाते हैं, और भी बहुत सारे मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसमें आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। अगर आप उसे कंसिडर कर रहे हैं तो उसका भी जो है आप ये देखिए कि उसके क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर है, किस तरह से आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, करियर क्या है, आगे जॉब क्या है उसमें, या हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जा सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। थोड़ा प्रोडक्टिव इस वक्त को इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी, हालांकि हमने इस चैनल पे इससे पहले भी वीडियो बनाया था, वो वीडियो तो अभी फ़िलहाल नहीं है इस चैनल पे। सो आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको अभी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि किस स्टेट की क्या कट ऑफ गई है लास्ट ईयर या उसके पीछे, स्टेट वाइज और जो कैटेगरी वाइज है कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे कि कहाँ कितनी कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से इस पर क्या जाने के चांसेस हैं। और रैंक आने के बाद तो ज़्यादा आइडिया लग जाएगा और किसको किस राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे एक बैलेंस एक चीज़ होती है कि जैसे स्टेट की काउंसलिंग अलग चलती है और जो सेंट्रल काउंसलिंग है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग चलती है, तो आपको किस तरीके से बैलेंस करना है ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस हों आपको कॉलेज मिलने का। उसके साथ एक और फैक्टर होता है कि किसी को MBBS के साथ साथ अगर BDS भी लेना है या कोई और कोर्स लेना है, तो कई बार क्या होता है, सपोज करिए कि आपको सेकंड राउंड में BDS मिल गया, तो आप थर्ड राउंड में या स्टे राउंड में एप्लीकेबल नहीं होते हैं काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। कि सपोज़ कीजिए कि किसी को थर्ड राउंड तो कोई कॉलेज मिल गया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाता है, वो फर्दर राउंड में यानी कि स्पेशल स्टे राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो वो किस तरीके से काउंसलिंग कराए सो डैट कि ऐसा भी ना हो कि वो MBBS के वेट में रहे, स्टे और स्पेशल स्टे तक जाए तो पता चला कि BDS की सीट उसकी ख़त्म हो गई, जो BDS मिलना था वो भी नहीं मिल पाया, या मिला तो जो कॉलेज मिल सकता था यानी कि जो बेटर कॉलेजेस हैं वहाँ की सीट फुल हो गई तो उसे मिला नहीं, तो अल्टीमेटली उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। या फिर हो सकता है कई बार कि उसको सीट ही ना मिले, उसका एयर ही वेस्ट हो सकता है। या अगर किसी ने सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, पता चला कि उसके मार्क्स पे स्पेशल स्टे या स्टे वैकेंसी राउंड में तो MBBS मिल सकता था, उसका MBBS का सपना टूट गया। तो एक बहुत ही पेचीदा काम होता है, बहुत बारीकी वाला काम होता है काउंसलिंग करने का।
सो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके, बहुत ज़्यादा बारीकी से समझ के कि जो वाकई में बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसी से जो है आप इसका एनालिसिस, उसी के एनालिसिस पे ध्यान दीजिए कि इसको हमें देखना है, इसको हमें नहीं देखना है। रैंडम किसी का भी वीडियो देख करके उसमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको खुद से समझ में आ रहा है काउंसलिंग का पूरा हिसाब, तब तो आप जाइए यूट्यूब की वीडियोस को देखिए और भी सोर्स से पता करिए, उसका हिसाब लगाइए किस तरह से काउंसलिंग करना है। लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है, आप खुद से नहीं करना चाहते हैं काउंसलिंग, तो जो काउंसलर बहुत सारे लोग हायर करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने पड़ता है। एक तो काउंसलर में बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मली आप किसी भी काउंसलर के पास जाएँ तो अलग अलग उनका पैकेज है, 10,000, 20,000, 30,000, ये तो गवर्नमेंट के पैकेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने के। उसमें भी अलग अलग है। सिर्फ MBBS की काउंसलिंग चाहिए तो आपको इतने पैसे लगेंगे, MBBS के साथ BDS करना है तो आपको इतने पैसे लगेंगे, MBBS BDS के साथ आप आयुष करना चाहते हैं और वो कहीं किसी के भी 15,000, 20,000, 25,000 से कम नहीं है एक पैकेज में। मिनिमम तो 10,000 का है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा आपसे बात भी नहीं करते हैं, आपका डेटा लेते हैं, फिल करते हैं और कोई भी कॉलेजेस आपको दिलाने का वादा करते हैं। मिला या नहीं मिला वो फाइनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप प्राइवेट में या डीम्ड में लेना चाहते हैं तो उसके तो लाखों चार्ज कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख कितने जो है काउंसलिंग के फीस के नाम पे चार्ज करते हैं। और बच्चे देते हैं, चूँकि जाहिर सी बात है ये बहुत पेचीदा काम है, हर किसी को बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, क्या करना है। उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। जो डिजर्विंग कॉलेज है उसको नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने 2024 में भी काउंसलिंग कराई है, 25 में भी कराई है और मैंने खुद से कराई है। तो काउंसलिंग को बहुत बारीकी से समझने की मैंने कोशिश की है। हम लास्ट राउंड तक गए थे। अभी 2025 के काउंसलिंग की बात करें, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे 34,140 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। स्टेट मेरा बिहार था। सो मेरी मार्क्स 519 थी। बिहार की कट ऑफ गई थी 517 लास्ट, 33,000 समथिंग रैंक पे आई है। एग्जैक्ट क्या रैंक रही है वो हम आने वाली वीडियोस में पोस्ट कर देंगे। तो मात्र 2 मार्क्स से रह गया इसलिए वैकेंसी आने के बाद। तो मैंने बहुत बारीकी से काउंसलिंग कराई है, बहुत लेट राउंड तक कराई है। तो जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है काउंसलिंग को कराने के लास्ट 2 साल में, और जो भी मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया है, वो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँ तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं मुझे कि किस स्टेट का कट ऑफ चाहिए आपको। उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से हम जो स्टेट कोटा का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जहाँ उसमें एलिजिबिलिटी का भी मसला होता है कि हर स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, डोमिसाइल का सेक्शंस अलग होता है। तो सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।